हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चैप्टर जो है डैट इज़ द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, जिसके अंदर हमारा फोकस रहेगा टेक्निकल रिफॉर्म, जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। उसके अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या बेनिफिट है, क्या लिमिटेशन है, और जो एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ हैं दे आर गुड थिंग और ए बैड थिंग। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज़ माई ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडी का भी यहाँ पे स्ट्रक्चर कोर्स अवेलेबल है। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया था लैंड रिफॉर्म, जिसको हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी कहते हैं। आज हम देखते हैं कि टेक्निकल रिफॉर्म्स क्या होते हैं, जिनको हम हाई वैरायटी यील्डिंग टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चर के अंदर जो मेजर प्रॉब्लम थी लो प्रोडक्टिविटी की थी, और इसको हम टेक्निकल रिफॉर्म के माध्यम से ही सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पे था कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड जो थे उसकी यूज़ करो, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो सके। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड जो है, इनके साथ हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ करने पड़ते हैं ताकि एग्रीकल्चर आउटपुट इंक्रीज़ हो सके। और ये जो आउटपुट था, इसके अंदर इतनी ज़्यादा वृद्धि हुई कि इसको हम हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। ग्रीन का मतलब होता है फसलें, क्योंकि फसलें ग्रीन कलर में होती हैं। रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, जिसके अंदर होता है कि स्पर्ट, बहुत तेज़ी के साथ वृद्धि हुई। ग्रीन रेवोल्यूशन उस वक्त स्टार्ट हुई जब हमारी इंडियन एग्रीकल्चर बहुत ही बैकवर्ड स्टेट में थी, जब उसके अंदर कोई ग्रोथ नामात्र ही थी। तो इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम, क्योंकि सबसिस्टेंस फार्मिंग मतलब लिमिटेड थी, तो इंडस्ट्रियल सिस्टम के अंदर इसको कन्वर्ट करना था ताकि मॉडर्न मैथड्स एंड टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम इसकी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर सके। और जब हम मॉडर्न मैथड एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसके अंदर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ करना, ट्रैक्टर यूज़ करना, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, पेस्टिसाइड यूज़ करना ताकि फसलों को प्रोटेक्शन मिल सके, और फर्टिलाइज़र को यूज़ करना। ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुए 67 एंड 68 के अंदर, और जिसके अंदर काफ़ी सिग्निफिकेंट मात्रा के अंदर फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई पंजाब, हरियाणा एंड यूपी के अंदर। और ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब एंड हरियाणा के अंदर 67 टू 78 के अंदर अप्लाई की गई। अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर MS स्वामीनाथन अलॉन्ग विद डॉक्टर नॉर्मन बोरलो फ्रॉम मैक्सिको, जिन्होंने ये हरित क्रांति लाने के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन किया, और इन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ वीट सीड जो है इसके अंदर यूज़ किए। उसी तरह अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर बहुत सिग्निफिकेंट वे से इम्प्रूवमेंट होती है, और ये जो इम्प्रूवमेंट है कंसिस्टेंट वे से होती है, लॉन्ग पीरियड तक सस्टेन रहती है। और ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन द 60s। और ये इस वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन आई क्योंकि न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी को यूज़ किया गया, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज़ किया गया अलॉन्ग विद द केमिकल फर्टिलाइज़र। अगर हम बात करें कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ हाई वैरायटी यील्डिंग सीड्स, एक तो था कि बढ़िया क्वालिटी के सीड्स यूज़ किए गए, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किए गए, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड यूज़ किए गए ताकि फसलों को बचाया जा सके, और फूड ग्रेन के अंदर सेल्फ सफिशेंसी को मेंटेन किया जाए। और उसी तरह गवर्नमेंट के पास भी मतलब फूड प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज़ हुई कि गवर्नमेंट अपने पास बफर स्टॉक भी रखने लगी, सेफ्टी स्टॉक भी रखने लगी, जो कि वो एमरजेंसी के दौरान जो है जब सोका पड़ जाता या कोई प्रॉब्लम आ जाती तो उस वक्त रिलीज़ करती। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, एक्सपेरिमेंट 66 के अंदर किया गया वीट, राइस, बाजरा, मेज़ एंड जवार एंड कॉटन के ऊपर। और ये जो हाई वैरायटी यील्डिंग सीड की जो एवोल्यूशन थी दैट वाज डन बाय द नॉर्मन ई बोरलॉग, ही वाज द अगर हम बात करें तो ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड जो थे इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर जो एरिया कवर होता था वहाँ पे पहली बार यूज़ किए गए, और जिनकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर तेज़ी के साथ इंक्रीज़ हुई। और उसी तरह अगर हम हाई वैरायटी यील्डिंग सीड्स को यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमें फर्टिलाइज़र को भी यूज़ करना पड़ता है।
तो फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक 272.8 लाख टन जो केमिकल फर्टिलाइज़र मतलब यूज़ हुए हैं 2018 एंड 19 के अंदर। और उसी तरह फर्टिलाइज़र के साथ साथ जब हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड यूज़ करते हैं तो हमें इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड को भी यूज़ करना पड़ता है ताकि हम अपनी फसलों को बीमारियों से और पेस्ट से बचा सकें। 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर जो थे इस रिस्पेक्ट में सेटअप किए गए और क्रॉप की प्रोटेक्शन के लिए HYV टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम भी अडॉप्ट किया गया। और जब हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें उस फसल को बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी देना पड़ता है, उसकी डीपली इरिगेशन करनी पड़ती है। तो मेजर और माइनर प्रोग्राम जो थे इरिगेशन के वो भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री के अंदर सेटअप किए गए और 1951 के अंदर इट वाज जस्ट 17 बट ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड इट इंक्रीज टू 45%। और इरिगेशन 1965-66 के अंदर जो हमारी इरिगेशन थी दैट वाज 320 lakh, that was increased to 957.7 lakh hectares of land, 47.7% of total crop area। 2015 एंड 16 के अंदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो थी वो भी उसकी भी शुरुआत की गई ताकि देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को इरिगेशन के अंदर लाया जा सके, उनको इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। ग्रीन रेवोल्यूशन को हम स्टडी करते हैं 2 फेसेस के अंदर। फेज़ 1 है मिड 60 से लेके मिड 70 तक और सेकेंड फेज़ जो है मिड 70 से लेके मिड 80 तक। फेज़ 1 मिड 60 एंड मिड 70 ये जो था उन स्टेट्स के अंदर मतलब जहाँ पे वीट और राइस ग्रो की जाती है और इसके अंदर स्टेट जो कवर थी पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो इसके अंदर जिन फार्मर्स के पास फिनेंशियल रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे थे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इन इनपुट्स को परचेज़ कर सकते थे ताकि वो इसका बेनिफिट उठा सकें। अगर हम बात करते हैं सेकेंड फेज़ 70 और मिड 80 की तो यहाँ पे सरकार की यही ऑब्जेक्टिव था कि जो मार्जिनल है स्मॉल फार्मर्स हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट जो था काफ़ी स्टेट्स के अंदर स्प्रेड हो चुका था। तो गवर्नमेंट ने स्मॉल फार्मर्स को लोन दिए बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट के अंदर, फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स प्रोवाइड किए सब्सिडाइज रेट्स पे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर कवर करने की कोशिश की गई स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डर्स को भी। तो अब हम देखते हैं क्रॉप प्रोडक्टिविटी के अंदर काफ़ी मात्रा के अंदर इंक्रीज़ हुआ। जैसे वीट जो थी 50-51 के अंदर 660 kg पर हेक्टेयर थी और ये इंक्रीज़ होके हो गई 1920 के अंदर 3421 kg पर हेक्टेयर। इसी तरह जो राइस था 665 था और इंक्रीज़ होके ये हो गया 2705 kg पर हेक्टेयर इन 2019 एंड 20। और मेज़ भी मक्के का दाना भी जो है 704 से इंक्रीज़ होके 2945 पर केजी पर हेक्टेयर हो गया। तो हम देखते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ साथ प्रोडक्टिविटी और आउटपुट भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। सब्सटेंशियल राइज इन एक्रेज एरिया अंडर कल्टीवेशन, कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो एरिया अंडर कल्टीवेशन था वो काफ़ी मात्रा के अंदर इंक्रीज़ हुआ। एक तो क्या था कि जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड जो यूज़ किए जाते थे उससे जो सोइंग एंड हार्वेस्टिंग था उसके अंदर गैप काफ़ी रिड्यूस हो गया कि जब हम फसल को बीजते हैं और जब हम फसल को काटते हैं उसके अंदर जो गैप होता है वो काफ़ी मात्रा में के अंदर कम हो गया था। और पहले क्या था कि जब हम फर्टिलाइज़र को यूज़ नहीं करते थे तो जो ज़मीन थी उसकी फैलोइंग करने की आवश्यकता होती थी। फैलोइंग की मतलब होता है कि जैसे हमने फसल बोई फिर थोड़ी देर के लिए जब वो फसल कट जाती थी तो थोड़ी देर के लिए उस ज़मीन को हम अनकल्टिवेट छोड़ते थे ताकि वो दोबारा से फर्टिलिटी को रिगेन कर सके। लेकिन यहाँ पे जब हाई वैरायटी यील्डिंग सीड्स को हमने यूज़ किया तो उसके साथ केमिकल फर्टिलाइज़र को तो हमें फैलूम करने की ज़रूरत ही नहीं, साथ के साथ हम दूसरी फसल भी बो सकते हैं और डबल क्रॉपिंग भी पॉसिबल थी। एरिया अंडर कल्टिवेशन भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ और 50 और 51 के अंदर जो ग्रॉस एरिया अंडर कल्टिवेशन था डैट वाज 13 करोड़ हेक्टेयर और जो कि अब इंक्रीज़ होके 20 करोड़ हेक्टेयर हो गया है।
शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। देखो यहाँ पे पहले जो किसान फसल बीजते थे तो वहाँ पे उनके गुजारे जोगा ही आउटपुट होता था। तो अब वो सरप्लस भी ग्रो करने लगे थे कि आउटपुट इंक्रीज़ हो गया था। तो मार्केटेबल सरप्लस होता है कि जो उन्होंने टोटल प्रोड्यूस किया है माइनस जो उनकी अपनी कंजम्पशन के लिए, जैसे मान लो 100 kg प्रोड्यूस हुआ है तो उनकी अपनी ज़रूरत 20 kg की है, तो इट मीन्स कि 80 kg जो है मार्केटेबल सरप्लस है जिसको हम मार्केट के अंदर जाके सेल कर सकते हैं। मार्केटेबल सरप्लस रेफर टू द फार्मर्स आउटपुट ओवर एंड अबव हिज और ऑन फार्म कंजम्पशन। और जब हम मार्केटेबल की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर अब कमर्शलाइज होगी, अब सब्सिस्टेंस नहीं रही, अब गुजारे जोगी नहीं रही। तो इससे क्या है, कमर्शलाइजेशन जब होने लगी, उनकी सरप्लस जब मार्केट के अंदर सेल होने लगी तो उनकी इनकम भी बढ़ने लगी। और उसी तरह जो किसान थे उनके आउटलुक में भी चेंज हुआ। अब फार्मिंग जो थी उनके प्रति भी लोगों का दृष्टिकोण चेंज होने लगा कि ये अब गुजारे का मतलब नहीं रहा, अब इसको हम कमर्शियल वेंचर भी, जिसके अंदर हम मार्केटेबल सरप्लस प्रोड्यूस करके मार्केट के अंदर भी सेल कर सकते हैं, ये भी एक कमर्शियल वेंचर। और सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड बफर स्टॉक। तो उसी तरह जैसे क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ तो जिसकी वजह से इतना आउटपुट प्रोड्यूस होने लगा कि हमारे देश को दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड करना ही नहीं पड़ा। और उसी तरह प्रोडक्शन जब ज़्यादा होने लगी तो मार्केट प्राइस के अंदर भी कमी आई और फूड प्रोडक्शन इतनी मात्रा में इंक्रीज़ हुआ कि गवर्नमेंट जो थी अपने पास बफर स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक रखने लगी। जैसे कभी सोका पड़ जाता है या फ्लड पड़ जाता है, जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छी नहीं होती थी तो उस वक्त ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा रिलीज़ करती थी, जिसको एमरजेंसी के अंदर रिलीज़ किया जाता था। लिमिटेशन ये थी कि देखो यहाँ पे अगर हम बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन की तो ये कुछ फसलों को ही बेनिफिट हुआ, जैसे वीट एंड राइस को। पल्सेस एंड कमर्शियल क्रॉप्स की जब हम बात करें, जूट, कॉटन एंड टी, वहाँ पे सिमिलर राइस नहीं हुआ। और उसी तरह अगर हम बात करें तो हर एक स्टेट के अंदर इसका एक जैसा इम्पैक्ट नहीं था। कुछ स्टेट्स के अंदर इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट था, जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, और इसका इम्पैक्ट लो था यूपी, एमपी एंड ओडिशा के अंदर। और उसी तरह क्या है कि अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो इसका बेनिफिट रिच फार्मर्स ही उठा सके, क्योंकि वही लोग अफोर्ड कर सकते थे जो हाई यील्डिंग वैरायटी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते थे। और जिसकी वजह से क्या था कि जो रिच फार्मर्स थे वो और रिच होते गए और रिच और पुअर के बीच में गैप जो था इंक्रीज़ होता गया। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बहुत बेनिफिट हुए, बट इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं हुआ क्योंकि रिच और पुअर फार्मर के बीच में गैप काफ़ी मात्रा में इंक्रीज़ हो गया। ग्रीन रेवोल्यूशन स्मॉल और मार्जिनल जो फार्मर्स थे उनको इतना बेनिफिट नहीं दे पाई, उनकी प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाई, क्योंकि उनके लिए ये टेक्नोलॉजी को अफोर्ड करना बहुत ही मतलब नहीं कर सकते थे वो। और उसी तरह यहाँ पे अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे इक्वालिटी के साथ, इक्विटी के साथ बेनिफिट नहीं हुआ, ओनली रिच जो फार्मर्स थे उनको ही बेनिफिट हुआ। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सब्सिडी की, क्या ये वर्च्यू है या वाइस है, क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? सब्सिडी का मतलब है मॉनेटरी असिस्टेंस गिवन बाय गवर्नमेंट टू सस्टेन एंड एक्सेलरेट प्रोडक्शन एक्टिविटी। जैसे गवर्नमेंट पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र जो है सब्सिडाइज रेट्स पे फार्मर को सेल करती है, फिर उनको पानी और इलेक्ट्रिसिटी भी सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर सब्सिडी जो है डैट इज़ ए गुड थिंग और ए बैड थिंग। तो कुछ लोग कहते हैं कि एग्रीकल्चर सब्सिडी जो प्रोवाइड की जाती है डैट इज़ ए बैड थिंग, क्योंकि उसका गवर्नमेंट फिनांस के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता है। तो सब्सिडी धीरे धीरे करके जो है, मतलब जब शुरू के अंदर जैसे एग्रीकल्चर अंडर डेवलप थी, बैकवर्ड थी, तब देनी चाहिए थी, और जैसे जैसे डेवलप होती गई तो सब्सिडी धीरे धीरे ख़त्म कर देनी चाहिए, उससे गवर्नमेंट फिनांस के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। और उसी तरह जो फार्मर्स को सब्सिडी दी जाती है, इसका जो प्रॉस्पेरस रीजन है, जो खुशहाल स्टेट्स हैं, उन्हीं को ही बेनिफिट हुआ। जो टारगेट बेनिफिशरीज हैं उनको इसका बेनिफिट नहीं हुआ। और उसी तरह जब सब्सिडीज़ दी जाती हैं तो मार्केट प्राइस जो है, मतलब सब्सिडी डू नॉट अलाउ मार्केट प्राइस टू डिक्टेट द सप्लाई ऑफ गुड्स। जैसे पानी जो है अगर किसानों को फ्री दिया जाता है तो उससे क्या होता है कि वो पानी को सोच समझ के यूज़ नहीं करते, उसका वेस्टफुल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा करते हैं। और पानी जो है एक लिमिटेड चीज़ है जिसकी वर्थ, मतलब जो यूज़ है वो हमें बहुत रैशनैलिटी के साथ करनी चाहिए।
और जो लोग कहते हैं कि एग्रीकल्चर सब्सिडी जो है डैट इज़ ए गुड थिंग, कि एग्रीकल्चर जो है रिस्की बिजनेस है, मॉनसून के ऊपर डिपेंड करता है, तो सब्सिडीज चाहिए। एग्रीकल्चर एक रिस्की बिजनेस है क्योंकि मॉनसून के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए क्या होता है कि सब्सिडी की ज़रूरत है। और ज़्यादातर भारत के अंदर जो फार्मर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, उनके पास सफिशेंट रिसोर्सेज नहीं है जिसके द्वारा वो इनपुट्स को परचेज़ कर सकें। अगर सब्सिडीज़ को ख़त्म कर दिया गया तो रिच और पुअर के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसी तरह ये ज़रूरत जो है कि सब्सिडी जो है हमें जो टारगेट बेनिफिशरी हैं जिन जो डिज़र्व करते हैं उनको ही प्रोवाइड करनी चाहिए।